हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कंसीडर करोगे। एरिया को अपन वेक्टर कंसीडर करते हैं इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। चलो मैं एक बार फिर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर प्लेनर सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर प्लेनर सरफेस। बताइए फॉर प्लेनर सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने। फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद आ रहा है क्या? चलो इस प्लेनर सरफेस के लिए, 2D सरफेस के लिए कुछ अपन फ्लक्स के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपकी बात समझ में आए। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट पर आइए। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या दे रखा है वो सोल्व करते हैं। आपको ऐसे कह रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कोई प्लेनर सरफेस है, एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में ही, एक्स वाई प्लेन में ही। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपको फ्लक्स बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेनर सरफेस। इस प्लेनर सरफेस की लेंथ आपको L दे रखी है और विड्थ इसकी B दे रखी है। बताओ स्टूडेंट्स इसका फ्लक्स कितना होगा। बच्चों को पता है कि फ्लक्स सर ने बताया था कि E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। बच्चे सोल्व करते हैं। फाई E इक्वल्स टू हो गया E A कोस थीटा, और फिर बच्चे सोल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, A होता है एरिया। बताओ सरफेस का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया L इंटू बी। कोस थीटा दे रखा है 30 डिग्री, कोस 30 लिख देते हैं और ये सॉल्यूशन गलत हो जाता है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। पहली चीज तो मेरे को ये बताओ, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में मैंने कहा था, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेनर सरफेस। ये प्लेनर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस पर डिपेंडेंट कुछ मैंने क्वेश्चन भी आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से रिलेटेड बताए थे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एक्स वाई प्लेन में इस डायरेक्शन में है, और ये प्लेनर सरफेस एक्स वाई प्लेन में है। बताओ इस प्लेनर सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी। जो ये आपने प्लेनर सरफेस ली है ये वाली, इस प्लेनर सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं आएगी। और इसके परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो प्लस के कैप की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, या माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यदि इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपकी ये गिवन प्लेनर सरफेस है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। तो ध्यान रखना ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। जनरली बच्चा यही करके आता है, इसीलिए मैंने ये पहला ही क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तो रिमेंबर दिस थिंग हियर द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि ई वेक्टर इज ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन। ई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना। ई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग जेड एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब बताओ जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आ रही है, तो बताओ एंगल कितना बनेगा, थीटा 90। थीटा 90 बनते ही
बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फाई इक्वस टू ई ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो फ्लक्स आएगा 0। तो इसका आंसर बेटा 0 है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो बच्चे ए कोस 30 लिख के सोल्यूशन कर देते हैं, गलत हो जाएगा। अरे लॉजिकली भी देखो यार, फ्लक्स होना ही था 0। लॉजिकली का मतलब मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, हियर द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलली। बताओ यहां जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो सारी इस सरफेस के पैरेलली तो हैं, सरफेस के परपेंडिकुलरली कोई भी फील्ड लाइन पास हो रही है क्या, नहीं, इसलिए बेटा यहां पर फ्लक्स 0 आएगा। क्लियर। चलिए दूसरे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। कम टू ऑन सेकंड एग्जांपल। ये बताइए आप मेरे को, इट्स ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर। ये सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस आर है। आपको दे रखा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस वे में है कि ये इस वाले की, ये जो इस वाले को आप यदि एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो ये एक्स जेड प्लेन में है एक्चुअली ये सर्कुलर शीट, तो इस एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the circular sheet। बताइए इस सर्कुलर शीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्कुलर शीट। अगेन फॉर्मूला लगाते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म दे रखा है, तो फॉर्मूला आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फ्लक्स का वो होगा ई ए कोस थीटा। ई तो ई दे रखा है। एरिया बताओ, यदि आर रेडियस सर्कुलर शीट की दे रखी है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कल का एरिया तो आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे को ये बताओ थीटा यहाँ किस किस के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। एंगल क्या है। अब बच्चे क्या कहते हैं सर 30 है। अरे भाई 30 कहाँ है, 30 तो इसके प्लेन और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। मेरे को इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। पहले तो ये बताओ ये सर्कुलर शीट कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। यदि एक्स वाई प्लेन में होती तो मैं सर्कल ऐसे बनाता, यूं बनाने की क्या जरूरत है। दिख रहा है क्या आपको, डॉट डॉट से शो किया है, ये ऐसे है, इस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये सर्कल। तो बताओ इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की इस सर्कुलर शीट के परपेंडिकुलर होगी, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आप डिफाइन करोगे तो ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल बताओ 30 डिग्री होगा कि 90 माइनस 30 60 आएगा, 60। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल गिवन फिगर के अकॉर्डिंग 30 नहीं बेटा 60 है। धोखा हो जाएगा, पहले एरिया वेक्टर देखा करो। इसीलिए तो मैंने पहला ही टॉपिक आपको एरिया वेक्टर एक्सप्लेन किया था, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेनर सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो चाहे ऊपर कंसीडर कर लो नीचे कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप नीचे कंसीडर कर लेते हो ऊपर कंसीडर नहीं करते हो तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, केवल प्लस माइनस का इफेक्ट आता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है वो वाला एंगल आप डिस्कस किया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया करो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आप बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। 30 सेलेक्ट करोगे कि 60, गलती से भी 30 मत ले लेना। बताओ ई इंटू पाई आर स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो पाई आर स्क्वायर ई बाई 2 आंसर। स्केलर क्वांटिटी होती है आपको पता है ना, यदि इसकी यूनिट भी दी हुई होती तो आपको फिर यहाँ लास्ट में यूनिट भी लगानी पड़ती। यूनिट मैंने ऐसा ही बताई थी, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसके अकॉर्डिंग न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर।
ये सेकेंड प्रॉब्लम थी जो अपन ने डिस्कस कर लिया। चलो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए। देखिए अब की बार क्या दे रखा आपको स्टूडेंट्स, आपको ये दे रखा है इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, और आपको ये क्यूब दे रखा है एक। इस क्यूब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसकी साइड लेंथ है ए ईच साइड लेंथ, हर क्यूब की हर साइड लेंथ ए है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ये गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन दिस डायरेक्शन, ई वेक्टर इज ई नॉट आई कैप। आई कैप तो समझ ही गए होंगे, एक्स एक्सिस के लोग है। हर ई नॉट का मतलब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। आपको पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बताइए। पहले तो अब देखो, मैं क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, बहुत अच्छा। पहले अपन इसकी हर प्लेनर सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं है बेटा। अपन हर प्लेनर सरफेस का, इसमें टोटल 6 प्लेनर सरफेस है। अपन फर्स्ट प्लेनर सरफेस का, प्लेनर सरफेस फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, प्लेनर सरफेस सिक्स्थ का, सबका जितनी भी इसमें 6 प्लेनर सरफेस है उन सबका फ्लक्स इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे और उनका डायरेक्ट सम कर देंगे। इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं, फ्लक्स तो स्केलर होता है, पता ना आपको। और वही बात है, आपको कोई मान लो कमरा दे दिया, रूम दे दिया, रूम मान लो क्यूबिक शेप का है। अब रूम का टोटल फ्लक्स चाहिए तो रूम की हर प्लेनर सरफेस, 6 प्लेनर सरफेस होती है रूम में, उन 6 की 6 प्लेनर सरफेस का इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो और सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। एल्जेब्रिक फ्लक्स का मतलब है प्लस वाले को प्लस का लेना है, माइनस वाले को माइनस का। अब सबसे पहले इस फर्स्ट सरफेस का अपन कैलकुलेट करते हैं, इस वाली सरफेस का। इस सरफेस के लिए मेरे को बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर नहीं आएगी क्या? ये भाई काम की लाइन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यदि क्लोज सरफेस हो तो हमेशा आउटवर्ड ही लेनी है। याद आ रहा है क्या फर्स्ट लेक्चर? क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप इधर नहीं ले सकते, क्लोज सरफेस के आउटवर्ड ही लेनी है, बाहर की तरफ ही लेनी है। और सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगी, तो मैं कब से चिल्लाता रहा हूं, समझ रहे बात को। और इस वाले के लिए अपन बात करें तो बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, अंदर नहीं ले सकते, क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस सरफेस के लिए भी इधर ही है, इस सरफेस के लिए भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट दे रखा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है। तो बताओ इस प्लेनर सरफेस फर्स्ट के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर फर्स्ट प्लेनर सरफेस, फॉर फर्स्ट प्लेनर सरफेस, फर्स्ट प्लेनर सरफेस के लिए फ्लक्स की बात करें तो फाई ई फॉर S1, फर्स्ट सरफेस को S1 नाम दे दिया मैंने। बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ई ए कोस थीटा, थीटा 180 नहीं हो गया क्या? क्यों हो गया बेटा 180? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर, और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 आएगा नहीं आएगा? और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, दैट विल इक्वल टू माइनस ई इंटू ए। ए एरिया, इस सरफेस का एरिया बताओ, स्क्वायर बनता है। अरे क्यूब की हर साइड स्क्वायर नहीं होती है क्या? स्क्वायर की लेंथ ए दे रखी है तो एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ई ए स्क्वायर। ऐसे ही बताओ इस वाली को अपन इसके जस्ट फ्रंट वाली है उसको सेकंड सरफेस मान लेते हैं S2। सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड प्लेनर सरफेस,
Tell me for second planar surface what is the electric flux phi E for S2 surface. अगेन बेटा फॉर्मूला लगाओगे E वेक्टर डॉट A वेक्टर, सोल्व करोगे E A cos 0. इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर की वैल्यू E नोट है, तो आप यहाँ बेटा E नोट लिखेंगे मैग्नीट्यूड. क्लियर? तो यहाँ माइनस E नोट A स्क्वायर आएगा. सॉरी मैं भूल गया था, फॉर्मूला E वेक्टर डॉट A वेक्टर है, लेकिन E की वैल्यू E नोट आई कैप है. पता है ना आपको, आई कैप का मतलब समझ ही रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. तो मैग्नीट्यूड आप E का कितना कंसीडर करोगे? E नोट. तो ये माइनस E नोट A स्क्वायर. यहाँ पर भी बेटा E नोट A कोस 0 करोगे. कोस 0 क्यों हुआ ये पता चला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, थीटा 0 आएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये प्लस E नोट A हो गया. क्लियर है? E नोट A, एरिया सबको पता है E नोट इंटू A स्क्वायर. भाई साइड लेंथ आपको A दे रखी है स्मॉल a, और यदि साइड लेंथ स्मॉल a दे रखी है तो पता है ना एरिया A स्क्वायर आएगा. साइड स्क्वायर होता है A इंटू A, साइड लेंथ A दे रखी है तो एरिया आएगा A स्क्वायर. ये बताने वाली बात नहीं है हर साइड का. चलिए अब इसके बारे में देखें, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लगाओगे आप? इस वाली सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. बताओ इसके लिए थीटा कितना आएगा? 90. क्लियर? ऐसे इस नीचे वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, ए वेक्टर. अगेन इसके लिए थीटा कितना आएगा? 90. इस ऊपर वाली सरफेस के लिए, नीचे वाली सरफेस के लिए, और ये फ्रंट सरफेस के लिए और बैक सरफेस के लिए, सबके लिए बेटा एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 90 आएगा. 90 आएगा तो सबका फ्लक्स कितना आएगा? 0. फॉर रिमेनिंग सरफेसेज, remaining 4 surfaces of the cube, remaining 4 surfaces of the cube, electric flux will 0. Electric flux will 0. क्यों होगा? Because of angle between E vector and A vector, theta is 90. बाकी सब सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए 180 आएगा, इस सरफेस के लिए 0 होगा, और बाकी जितनी भी सरफेस बची उनके लिए एंगल 90 आएगा, कोस 90 की वैल्यू 0. तो बताओ नेट, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब. टेल मी व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फॉर द क्यूब, वो सब के सम के इक्वल होगा. फाई ई फॉर S1, फाई ई फॉर S2 एंड फाई ई फॉर S6. आपको पता है S1 और S2 का ही फ्लक्स और बाकी का तो सबका 0 है. इसको यदि आप ऐड करोगे बेटा तो बताओ S1 का कितना आएगा? माइनस E नोट A स्क्वायर, और S2 का आया था प्लस E नोट A स्क्वायर, और सबका 0 0 0 और 0. टोटल 6 सरफेस का ऐड करोगे तो नेट 0 आएगा. बताओ नेट फ्लक्स कितना आया? 0. मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा ही 0 होता है. कोई भी क्लोज सरफेस यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ध्यान रखना, तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है? 0. क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा था. ये बात मैं लिख भी देता हूं, चलो स्पेशल नोट में लिख देता हूं नीचे. स्पेशल नोट, इफ ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस कौन सी होती है बेटा? 3D सरफेस. इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, is placed inside uniform electric field, then electric flux linked with this surface will 0. Electric flux linked with this surface will always 0. Surface will 0. Clear? Thank you.